Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो आज इस चैप्टर का हम पहले टॉपिक में थ्योरी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसका ही एक MCQ लेक्चर लेके आऊँगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी। मैंने इसी लेक्चर में आपको कई बार इकोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ के समझा दिया था, मगर चलिए एक बार और देख लेते हैं। इकोलॉजी क्या है? इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये साइंस का एक ब्रांच है जो डील करता है किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के फिजिकल, बायोलॉजिकल और उसके इंटरेक्शन के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करता है। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। किस किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं इकोलॉजी में, वो हम समझेंगे करके। सबसे पहला है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या कि सर्वाइवल करना जरूरी है, क्यों? रिप्रोडक्शन के लिए और फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, पॉपुलेशन डायनामिक्स यूनिट ऑफ, ये भी क्या है? इवोल्यूशन है। अच्छा, इंटरेक्शन अमॉन्ग द पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि टाइगर गॉट को खा लेते हैं, तो वो इस तरह से टाइगर हो गया प्रीडेटर और गॉट हो गया प्रे। तो ये एक टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? प्रीडेशन टाइप इंटरेक्शन कह सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और इनसे कई रिलेटेड पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लक्स एंड साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब जब टाइगर ने उस बकरी को खाया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उस गॉड से उस टाइगर में ट्रांसफ़र हो गया, और फिर किस तरह से वो एनर्जी टाइगर जब मरेगा तो वो अगर डिग्रेडेशन होगा उसका, वो अगर उसको अगर मिट्टी के नीचे दफना दिया गया या फिर वो मिट्टी के नीचे पड़ा रहा, तो किस तरह से उसके न्यूट्रिएंट अलग अलग साइकिल में जाकर के अलग अलग जगह पर पेड़ पौधे फिर वहाँ से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो वहाँ पर हम समझेंगे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को। अब नेक्स्ट है ग्लोबल प्रोसेस। ग्लोबल प्रोसेस को भी हम आगे समझेंगे। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे इकोलॉजी के। अच्छा, सबसे पहले आता है एक टर्म ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? हम ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं? देखिए, ऑर्गेनिज्म फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। सबसे बेसिक यूनिट है इकोलॉजी का कौन सा? ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज क्या होता है? organism with similar features and potential to interbreed among themselves to produce fertile offspring constitute a species। मतलब क्या? सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करके एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होने चाहिए। ऐसे स्पीसीज के एक समूह को हम, ऐसे ऑर्गेनिज्म के एक समूह को हम स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन का एक स्पीसीज है और हम लोग कई, मतलब ह्यूमन स्पीसीज एक ही स्पीसीज है और बाकी एनिमल में डिफरेंट स्पीसीज भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या बोला गया है? देखिए, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इनहेबिटिंग इन ए गिवन एरिया। मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीसीज का अगर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो तो उन्हें हम पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी किससे बोला जाता है? तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बाय एन असेंबल्ड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अगर अलग अलग पॉपुलेशन मिल जाए तो उनको हम कम्युनिटी कहेंगे। आप अगर सिंपल भाषा में समझना चाहो तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो उन्हें स्पीसीज कहेंगे, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज मिल जाएंगे तो उन्हें हम पॉपुलेशन कहेंगे, और बहुत सारे अलग अलग पॉपुलेशन अगर एक जगह पर आ जाए तो उन्हें हम कहेंगे कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया है? ए बायोटिक कम्युनिटी हैज़ डिस्टिंक्ट स्पीसीज कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, ए बायोटिक कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं और उसके कॉम्पोजिशन भी अलग हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी अलग हो सकते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम इन नेचर एंड इज कंपोज ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विद द फिजिकल बायोटिक इन्वायरमेंट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन साइक्लिंग न्यूट्रिएंट। मतलब आप इतना कह सकते हो कि अलग अलग कम्युनिटी अगर मिल जाए और उनके बीच में न्यूट्रिएंट का, एनर्जी का अगर लेन देन हो तो उन्हें हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। तो इकोसिस्टम तक हमें समझ में आ गया। अब एक नया टर्म है, ये सभी टर्म है
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन या फिर इकोसिस्टम से रिलेटेड आप कह सकते हो, जिसको आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इंटरप्रेट नहीं करना आएगा इन बातों को तो दिक्कतें होंगी क्लास में आपको एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट क्या है, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें हैबिटेट कहा जाता है। बायोमास, बायोमास इज अ वेरी लार्ज यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ एसोसिएट फुन्ना फाउंड इन स्पेशलाइज्ड जोन। तो बायोमास क्या है, इज ए लार्ज यूनिट है, इज ए वेरी लार्ज यूनिट है, बहुत बड़ा लार्ज यूनिट है, जिसमें क्या होता है, इसमें मेजर वेजिटेशन एक साथ एसोसिएट होकर रहते हैं और एक स्पेशलाइज्ड जोन में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नीस। नीस क्या होता है ये समझिए। तो क्या बोला गया इसमें, द इकोलॉजिकल नीस इज एन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेंज ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इट कैन टोलरेट द रिसोर्स टू इट यूटिलाइज एंड द फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। वो क्या रिसोर्स वहाँ से यूटिलाइज करते हैं और क्या उनका फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम में, इन्हें हम मिला करके क्या बोलते हैं, इन्हें हम मिला करके नीस कहते हैं। ईच स्पीसीज ऑक्यूपाई ए डिस्टिंक्ट नीस एंड नो टू स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम नीस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला गया है, हर एक स्पीसीज अलग अलग अपने अपने नीस को ऑक्यूपाई करेंगे और कभी भी दो सेम स्पीसीज, कभी भी मतलब दो स्पीसीज अलग स्पीसीज सेम नीस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। दो अलग स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज सेम नीस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक नया टर्म आता है जो कि क्या है, बायोस्फीयर। ये क्या है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल बायोमास ऑन अर्थ। जितने भी बायोमास है अर्थ के ऊपर, उन सभी को अगर हम सम टोटल कर दे, एक साथ ले आए, एक जगह पे ले आए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम बायोस्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट। क्या बोला गया एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट इज ए सम टोटल ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ये सम टोटल है किसका, बायोटिक का भी जिसमें लाइव है, लिविंग थिंग्स है, और एबायोटिक का भी जो लिविंग नहीं है, उनका सभी का टोटल है। द सराउंडिंग एंड द पोटेंशियली इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। और ये सराउंड करते हैं और पोटेंशियली एक ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, इन सब ये सभी लिविंग नहीं है, लाइट, सॉइल, तो ये लोग क्या हो गए, मेजर एबायोटिक फैक्टर हो गए किसके, इन्वायरमेंट के। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेजर बायोटिक फैक्टर क्या है इन्वायरमेंट के, तो ये आपका एक टाइप का होमवर्क रहेगा। अब आप मुझे होमवर्क दिखाओगे कैसे, तो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि मेजर बायोटिक फैक्टर क्या है इन्वायरमेंट्स के। एबायोटिक फैक्टर यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको क्या कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है मेजर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट में क्या लिखा है, बायोमास। अब क्या होता है बायोमास, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोमास से आप क्या समझते हैं और बायोमास होता क्या है। लार्ज इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोमास। लार्ज इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, हम बायोमास कहलाते हैं। ईच बायोम इज आइडेंटिफाई बाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी। हर एक बायोम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके क्लाइमेक्स कम्युनिटी से आइडेंटिफाई किया जाता है। एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ बायोमास। एल्टीट्यूड से, लेटीट्यूड से, इन सभी से हम लोग बायोम के बाउंड्रीज को, बायोम के बाउंड्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन, बारिश रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन करने के लिए किसका, बायोमास या बायोम्स, सॉरी मेजर बायोम्स के फॉर्मेशन के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे अर्थ के कुछ बायोम का यहाँ पर अच्छा खासा एक एग्जाम्पल दिया गया है और एक आपको समराइज करके बताया गया है। क्या यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। आप इसे बारिश या फिर रेनफॉल से समझ सकते हो, आप इसे रेनफॉल से समझो। और इधर क्या है, इधर है मीन एनुअल टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये जो एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, जो कि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करा यहाँ पर, ये क्या है, ये डेजर्ट है। अब डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में आप जानते हो कि बारिश कम होगा, तो देखिए क्या है, एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है, मतलब जो बारिश होने की संभावना है वो 50 सेंटीमीटर पर ईयर है। वो क्या है, 50 सेंटीमीटर पर ईयर है। और यहाँ बारिश कम होती है और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर कितना होता है, देखिए नॉर्मली ये टेम्परेचर दिन के टाइम में बहुत कम होता है, सॉरी रात के टाइम में बहुत कम होता है और दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो एवरेज टेम्परेचर 5 to 25 के बीच वेरी करता है। तो टेम्परेचर लगभग हायर साइड में है, टेम्परेचर हम कह सकते हैं हायर साइड में है, टेम्परेचर हायर साइड में है और बारिश होने की संभावना लेस है, बारिश होने की संभावना लेस है इन केस ऑफ डेजर्ट। इसी तरह से देखिए अलग अलग बायोम्स को यहाँ समझाया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ दूसरे कलर से, ताकि आपको यहाँ पर
चीज़ें समझ में आए और आपको आसानी हो बातों को समझने में। देखिए ग्रासलैंड में एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो देखिए बारिश होने की संभावना लगभग 120 सेंटीमीटर पर ईयर है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर भी डेजर्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे ओवरऑल दिन के टाइम में डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मगर रात का टेम्परेचर जो कि कम होने की वजह से उसका एवरेज टेम्परेचर ग्रासलैंड से कम गया। इसका मतलब ये नहीं कि डेजर्ट में गर्मी कम होती है, ये इसका मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट इज़ लेस देन द ग्रासलैंड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में ग्रासलैंड से ज़्यादा बारिश होती है। और यह है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा लगभग ज़्यादा होती है, जैसे कि मेघालय साइड के इलाकों को बोला जा रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर लगभग 450 से 500 के आसपास में बारिश होती है। तो ये अलग अलग बायोम्स है हमारे अर्थ के। आप लोगों को ये समझ लेना है एक बार, तो आपको चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करेगा इकोलॉजी को? फैक्टर अफेक्टिंग इकोलॉजी, वो उन फैक्टर के ऊपर हम बातें करेंगे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोलॉजी को। सबसे पहला फैक्टर है एबायोटिक और दूसरा फैक्टर है बायोटिक। तो मेजर दो फैक्टर है, एक है बायोटिक फैक्टर जो कि रिलेटेड टू लिविंग बीइंग है, और एबायोटिक फैक्टर जो कि नॉन लिविंग बीइंग से रिलेटेड है। तो बायोटिक फैक्टर में जो कि लिविंग है वो क्या आ गया? पैथोजेंस आ गए, पैरासाइट्स आ गए। पैथोजन मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी कर पाएंगे। पैरासाइट्स जो कि हमारे बॉडी में अंदर में या बाहर में रह करके और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट ड्राइव करते हैं। प्रीडेशन हो गए और कंपटीशन हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया। ये हो गया एबायोटिक फैक्टर जो इकोलॉजी को अफेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आ गया, सॉरी, ये हो गया बायोटिक फैक्टर। अब आते हैं एबायोटिक फैक्टर में। टेम्परेचर इकोलॉजी को अफेक्ट करता है, वाटर करता है, लाइट करता है और सॉइल करता है। ये सभी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं इकोलॉजी को। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब इन्हीं बातों को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एबायोटिक जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है हमने देखा, और उन्हीं चीज़ों को हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। टेम्परेचर एक टाइप का एबायोटिक फैक्टर है और ये किस तरह से इकोलॉजी को अफेक्ट करेगा मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाने वाला हूँ। द फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गवर्न बाय टेम्परेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि पोलर बियर डेजर्ट में नहीं रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे? पोल में। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन को किसने अफेक्ट कर दिया? टेम्परेचर ने अफेक्ट कर दिया। और उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसके अंदर के जो भी प्रोसेस है, खाना को डाइजेस्ट करना या किसी भी टाइप के प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है? इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। मतलब प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजी। और उसको किसने रेगुलेट किया? तो उसको टेम्परेचर ने रेगुलेट किया। तो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को और उसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी टेम्परेचर ने ही अफेक्ट किया है। टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम के काइनेटिक्स को भी टेम्परेचर अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम्स काम नहीं कर पाते हैं। बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी टेम्परेचर अफेक्ट करता है। और भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि टेम्परेचर से रेगुलेट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। अब क्या 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 करा गया? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। किस बेसिस पे? तो टेम्परेचर के बेसिस पे। टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 क्लास में क्लासीफाई कर दिया गया। फर्स्ट क्लास रखा गया यूरीथर्मल, दूसरा है स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल और भी है, मतलब मेन 2 है, मेजर 2 है, बाकी और भी है, ठीक है। तो यूरीथर्मल क्या है? देखिए, ए फ्यू ऑर्गेनिज्म विच कैन टोलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट कर पाएगा, जो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी रह पाएंगे और 5 डिग्री टेम्परेचर में भी रह पाएंगे। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो टोलरेट कर पाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूरीथर्मल। और ठीक इसका ऑपोजिट स्टेनोथर्मल, जो कि क्या होगा? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज को टोलरेट कर पाएंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? स्टेनोथर्मल। जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस को ही टोलरेट कर पाता है अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, तो उनको हम कहेंगे स्टेनोथर्मल। अब आता है इक्टोथर्मल और पोइक्लोथर्म, उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोला जाता है, और इंडोथर्म उसको वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। वैसे ये 2 टाइप का ही इंपॉर्टेंट है और यही आपको पढ़ना भी है। तो पहला जो कि इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था उसको हमने समझ लिया। अब एक और फैक्टर है, यहाँ पर ये 2 होगा, जो कि है वाटर। वाटर एक फैक्टर है इकोलॉजी में। वो क्या है? वाटर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द वाटर। कि मैक्सिमम या कई ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्टिविटी और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा गया है कि वाटर से अफेक्ट होता है, वाटर पे ही डिपेंड करते हैं वो लोग। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म केमिकल कॉम्पोजिशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है मतलब वो पानी में रहते हैं, तो
पानी का केमिकल कंपोजिशन जो कि H2 है, नॉर्मली यही होता है, उसमें और भी कोई मिनरल्स सॉल्ट मिले होते हैं तो कंपोजिशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, मगर बेसिक कंपोजिशन तो H2O ही है। उस पानी की pH, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि खरा पानी जैसे कि समुद्री जलों में रहने वाली मछलियाँ अलग होती है एज़ कम्पेयर टू मीठे जले में रहने वाली मछलियों से थोड़ी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं सैलिनिटी मतलब नमक का कंटेंट एक ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर बेसिस करके भी ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया। जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर बेस करके ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया था, ठीक वैसे ही सैलिनिटी और नमक के ऊपर बेस्ड करके भी ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया था। टेम्परेचर केस में किया गया था यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल, यहाँ किया गया यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन। जैसे यूरीथर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते थे, वैसे ही यूरी हेलाइन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाएंगे। जैसे स्टेनोथर्मल लो था, वैसे ही स्टेनोहेलाइन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से मैंने दोनों को एक एनालॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर। अब आता है रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो जो भी एबायोटिक फैक्टर है उनके लिए रेस्पॉन्स करना भी हमें आता है। कैसे रेस्पॉन्स करना हमें आता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से रेस्पॉन्स करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिफरेंट जो भी आपके फैक्टर्स है उसको कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या है? ये एक टाइप के ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स को रखा गया या फिर समटाइम प्लांट्स को भी रखा जाता है जो कि रेगुलेटर टाइप होते हैं। किस टाइप के रेगुलेटर होते हैं ये समझिए। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन बिहेवियर एंड द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या बोला गया है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले रेगुलेट कर पाते हैं। जैसे हम लोग बाहर अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा चुका है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री नहीं जाएगा, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है, उसके अराउंड ही ये घूमता रहेगा। तो हम लोग इन्वायरमेंट के साथ खुद को बदल नहीं देते हैं, अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो हमारे जैसे एनिमल्स को बोला जाता है रेगुलेटर। और रेगुलेटर सभी नहीं हो पाते हैं, जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वही सिर्फ रेगुलेटर्स हो पाते हैं, बाकी लोग रेगुलेटर्स नहीं हो पाते। तो क्या बोला गया है, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स ए वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट। सारे बर्ड्स और सारे मैमल्स मतलब हम लोग और भी बाकी जो भी मैमल्स हैं, जो भी मेमोरी ग्लैंड्स जिनके अंदर है वो लोग, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी रेगुलेटर होते हैं, मगर सभी नहीं होते हैं। इन बात को आप याद रखिएगा। हम लोग क्या कर पाते हैं, तो हम लोग थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, मतलब जो सैलिनिटी है, नमक है, उसको भी रेगुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। मैंने अभी इसी का एग्जाम्पल लिया कि ह्यूमन बींग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, तो स्वेटिंग इन समर, जब गर्मी लगती है हमें तो हमें पसीना आता है। तो पसीना आने की वजह से क्या होता है कि जो पसीना जो कि वाटर है वो इन्वायरमेंट में वेपर बन के उड़ेगा। तो वेपर बन के उड़ने के लिए उसे कहीं ना कहीं से हीट लेना होगा, तो वो हमारे बॉडी से हीट लेता है, और हमारे बॉडी से हीट लेकर के वो अपने वाटर को फेस में चेंज करके गैस बनता है। तो किस तरह से बॉडी मतलब कूल होता है एस्पिरेशन से, स्वेटिंग से, इसको मैं फिजिक्स में समझाता हूँ। तो जब फिजिक्स का लेक्चर आएगा हीट चैप्टर का, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि साइंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। जब मैं फिजिक्स में पढ़ाऊँगा आपको कि कैसे स्वेटिंग से हमें ठंडक मिलती है गर्मी के दिनों में और क्यों हमें स्वेटिंग होती है, ये मैं फिजिक्स में पढ़ाऊँगा। वैसे ये है बायोलॉजी का, मगर फिजिक्स में आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। बस आप इतना समझिए कि बॉडी के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस में चेंज होते हैं, और गैस में चेंज होते टाइम वो बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। और सीवरिंग होता है कब, टेम्परेचर में। सीवरिंग होने से क्या होगा, मसल के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे और मसल थोड़ा हीट हो जाएगा। तो सीवरिंग होता है किस में, सीवरिंग होता है ठंडक में। तो पसीना आना और शरीर में कंपन होना ये एक एक्टिविटी है जो सिर्फ कुछ ही एनिमल कर पाते हैं, उनमें से हम एक है, क्योंकि हम मैमल्स है और मैमल्स ये सब कर पाते हैं। प्लांट डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। मगर प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। तो प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं रहा।
अब आते हैं कन्फर्मर्स। तो रेगुलेटर क्या होता है? जो अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के साथ बदलने नहीं देंगे, बल्कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेंगे एज पर द इन्वायरमेंट। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। अब बातें करते हैं कन्फर्मर की। कन्फर्मर क्या है? मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। मैक्सिमम एनिमल और सभी प्लांट अपने बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विथ एम्बिएंट टेम्परेचर। उनके बॉडी टेम्परेचर एम्बिएंट सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। इन एक्वाटिक एनिमल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। और अगर मतलब आप अगर किसी नदी के मछली को अगर समुद्र में रख दो तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को झेल नहीं पाता है। इसलिए सम स्पीसीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट। मगर किसी किसी स्पीसीज में ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है रेगुलेट करने की, उन्हें हम रेगुलेटर कहते हैं। बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। मगर वो सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन को ही रेगुलेट कर पाते हैं। बियॉन्ड विच दिस सिंपली कन्फर्मर। उसके बाद उनको कन्फर्मर बन जाना पड़ता है। मतलब कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो उसको तो हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें मजबूरन कन्फर्मर बनना पड़ेगा। मगर एक रेंज तक हम उसको टोलरेट कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। थर्मो रेगुलेशन मतलब हीट के लिए बॉडी को रेगुलेट करना, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एनर्जी एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा एनर्जी खर्च करना होता है। हीट लॉस और हीट गेन इज़ ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला? हीट लॉस और हीट गेन फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया है। मतलब आप चाय बनाओ और एक चाय को प्लेट में फैला दो और आप एक कटोरा में छोटा सा एक बॉल में रख दो, तो कौन सा चाय जल्दी ठंडा होगा? तो आप जानते हो कि जितना जितना सरफेस एरिया, और अगर आप ज़्यादा सरफेस एरिया वाले इलाके में चाय को रखते हो तो वहाँ पर जल्दी चाय ठंडा होगा। अच्छा, देयर फॉर स्मॉल एनिमल आर नॉट फाउंड इन पोलर रीजन। इसलिए छोटा एनिमल ठंडे वाले जगह में नहीं रह पाते हैं, ये एक कारण है। अब आते हैं कुछ पार्शियल रेगुलेटर। मतलब ऐसे एनिमल है जो अपने बॉडी को कन्फर्मर भी नहीं बनाते और रेगुलेटर भी नहीं बनाते, वो कहीं ना कहीं पार्शियली रेगुलेटर होते हैं। अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, मगर उस हद तक नहीं, बस एक मिनिमम अमाउंट तक वो अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं। तो अब आते हैं पार्शियल रेगुलेटर में क्या बोला गया है? हेयर ऑन बॉडी एक्ट एज अ इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर। मतलब बॉडी के ऊपर हेयर होना एक हीट इंसुलेटर के जैसा काम करता है। क्या बोला गया? इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म सच एज इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म द सरफेस एरिया इज लार्ज एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम। उसके बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। बट इन लार्ज एनिमल रेशियो इज स्मॉल। मगर अगर कोई लार्ज एनिमल है तो बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है। सो द लार्जर एनिमल इफेक्टिवली कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। इसलिए लार्ज एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। इसके बाद एक एनिमल आता है या एक कैटेगरी आती है जिसे हम बोल सकते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से उठ के कहीं और चला जाना। क्या बोला गया है? इंडियन ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू द मोर कंफर्टेबल एरिया, रिटर्न टू द स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर। मतलब क्या? मान लीजिए कि दिल्ली, गर्मी के दिनों में दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे? कुछ महीने के लिए वो शिमला चले जाएंगे, ताकि वहाँ पर उनको उतना ज़्यादा गर्मी ना लगे। और फिर जब गर्मी ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर से लौट के दिल्ली चले जाएंगे। तो इससे क्या हुआ? उन्होंने स्ट्रेसफुल हैबिटेट को थोड़ी समय के लिए छोड़ दिया और फिर से वो घूम के आ गए, रिटर्न होके आ गए, जबकि स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो गया तब। तो इनको हम कहते हैं माइग्रेशन। ऐसे एनिमल को कहते हैं माइग्रेशन। इसी तरह का एक माइग्रेटरी बर्ड है जो साइबेरिया से फ्लाई करते हुए इंडिया में चले जाते हैं। आपको उतना डिटेल में तो नहीं चाहिए, बस आप माइग्रेशन का मतलब समझ के रखिए। एक होता है सस्पेंशन, मतलब छिप जाना। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट माइग्रेट, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, वो क्या करते हैं? सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक फंक्शन। अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को सस्पेंड कर देते हैं, मतलब बॉडी में रिएक्शंस वगैरह को कम से कम कर देते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल पीरियड, ऐसे दिनों में। और इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। जिससे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक है हाइबरनेशन, दूसरा है एस्टिवेशन, तीसरा है डायापोज। क्या होता है हाइबरनेशन, क्या होता है एस्टिवेशन और क्या होता है डायापोज? इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हाइबरनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द एनिमल अवॉइड ए स्ट्रेस एंड बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर। मतलब ठंडी के दिनों में जो कि स्नैक्स वगैरह है, लिजार्ड वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिकल एक्टिविटी को कम करके बिल में छुप जाते हैं और वो विंटर का ख़त्म होने का इंतजार करते हैं। उसके बाद वो विंटर ख़त्म होने के बाद अपने हैबिटेट से बाहर निकलते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए। तो ठंडी के दिनों में जो छुप जाते हैं उनको हाइबरनेशन बोला जाता है। ठीक इसके ऑपोजिट जो एनिमल गर्मी के दिनों में
छुप जाते हैं उनको बोला जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल अवॉइड स्ट्रेस एंड समर रिलेटेड प्रॉब्लम। समर रिलेटेड, गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम को वो लोग अवॉइड करने के लिए वो लोग छुप जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं समर के दिनों में। इसका एग्जांपल है स्नेल्स एंड फिशेस, मछलियाँ। डायपोज क्या है? इट इज़ अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट सीन इन मेनी जू प्लैंक्टन्स, जो कि जू प्लैंक्टन्स पानी में पाए जाते हैं, वो अपने जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी है उसको कम कर लेते हैं और सस्पेंड कर लेते हैं अपने डेवलपमेंट को भी नहीं होने देते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। उस कंडीशन को या उस सिस्टम को बोला जाता है डायपोज। चलिए अब यहाँ पर देखिए ग्राफ से समझाया गया है कि ये है एक्सटर्नल लेवल और ये है इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल चाहे कितना भी बदले वो अपने अंदर के इंटरनल लेवल को नहीं बदल पा रहा है, सीधा चला जा रहा है। देखिए अपने इंटरनल लेवल को नहीं बदल पा रहा है, वो सीधा चला जा रहा है। तो ये लोग मतलब कि अपने इंटरनल लेवल को बदलने नहीं दे रहा है। एक्सटर्नल लेवल को चेंज होने के बावजूद भी वो अपने इंटरनल लेवल को बदलने नहीं दे रहा है। तो ये रेगुलेटर है, मतलब अपने अंदर के टेम्परेचर को या जो भी चीज़ आपको हो उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको रेगुलेटर बोला जाएगा। मगर बाहर कुछ भी हो, अंदर का लेवल बाहर वाले के साथ चेंज होता जा रहा है, अंदर का लेवल बाहर वाले के साथ चेंज होता जा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे कन्फर्मर। तो रेगुलेटर वो जो अपने अंदर के टेम्परेचर को, अंदर के कंडीशन को बाहर के एक्सटर्नल कंडीशन से मैच करवा करके खुद को चेंज कर पाए, उनको बोलेंगे रेगुलेटर। और जो ये नहीं कर पाएंगे, ये करने में फेल हो जाएंगे, उनको बोला जाएगा कन्फर्मर। और जो ये कुछ हद तक कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको बोला जाएगा पार्शियल रेगुलेटर। चलिए, तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी और भी कॉन्सेप्ट्स आने बाकी है। अब मैं आपको समझाता हूँ एडेप्टेशन क्या होता है। देखिए आप तो समझ पा ही रहे होगे एडेप्टेशन का क्या होता है, फिर भी इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। एडेप्टेशन इज एनी चेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो चाहे मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो मतलब बाहर से, फिजियोलॉजिकल चेंज हो अंदर की एक्टिविटी, या कुछ बिहेवियरल चेंज हो दैट अनेबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन दैट हैबिटेट। ये क्यों होता है एडेप्टेशन? ताकि वो ऑर्गेनिज्म उस कंडीशन में, उस हैबिटेट में खुद को सर्वाइव कर पाए, खुद को बचा पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए, अपना संख्या भी बढ़ा पाए। इसके लिए एडेप्टेशन का प्रोसेस होता है। एडेप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आर जेनेटिकली कंट्रोल, और ये जेनेटिकली कंट्रोल है और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे इवॉल्व हुआ है, रातों रात नहीं आया है ये। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? हैव थिक क्यूटिकल ऑन लीफ, मतलब लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर एक क्यूटिकल का एक लेयर होता है, मोम लाइक एक लेयर होता है, जिससे क्या होगा? जिससे लीफ के अंदर जो पानी है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, लीफ के अंदर का पानी बाहर नहीं जा पाएगा। और ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा संकेन होता है, मतलब क्या? बहुत अंदर होता है, डीप होता है, बहुत ही अंदर होने की वजह से वहाँ से पानी जो है वो लॉस नहीं हो पाते। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, मतलब पत्ते कांटों में बदल जाते हैं। तो अगर पत्ता रहेगा तो वहाँ से वाटर का लॉस होगा, मगर अगर वही पत्ता कांटों में बदल जाए तो वहाँ से वाटर लॉस होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए पत्ते कांटों में बदल जाते हैं। ड्यू टू कैम एक पाथवे है जो आपके सिलेबस से बहुत बियॉन्ड है। फोटोसिंथेसिस द स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे। कैम पाथवे की वजह से जब खाना बनता है उनमें, तो दिन के टाइम में उन्हें स्टोमेटा खोलना नहीं पड़ता है। अगर स्टोमेटा खोलेंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा, और चूंकि ये डेजर्ट में रहते हैं तो इनके पास पानी की कमी होती है, तो ये वाटर लॉस को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने इस तरह के एक डेवलपमेंट को किया, एडेप्टेशन को किया, जिसको हम लोग कैम पाथवे बोला जाता है। तो ऐसे कुछ प्लांट के एग्जाम्पल जिन्होंने इस टाइप के एडेप्टेशन को अपनाया है तो वो है ओपुंसिया और कैक्टस। तो आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैम पाथवे किस में पाया जाता है, तो कैम पाथवे ओपुंसिया एंड कैक्टस में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स है जो जिसने अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप को एडप्ट करवाया इन्वायरमेंट के लिए। क्या है वो? एक्वाटिक प्लांट हैव इवॉल्व एरेनकाइम फॉर द बायंसी एंड फ्लोटिंग लीफ एंड वैक्सी कवरिंग। मतलब क्या कि पानी से उनका लीफ खराब ना हो जाए, इसलिए लीफ को वैक्सी कवरिंग किया और अपने अंदर बायोंसी लाया, जिससे वो फ्लोट कर पाए पानी में, पानी के अंदर सबमर्ज ना हो जाए। कुछ डेजर्ट एनिमल है जैसे कंगारू रेट हो गया, वो कहाँ रहते हैं? वो डेजर्ट में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका का। वो लोग पानी नहीं पीते हैं, तो इसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया है? अपने फैट को ऑक्सीडाइज करके पानी का काम चला लिया है और यूरिन को सॉलिडिफाई कर लिया है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। इससे क्या होता है? यहाँ दिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो एबल टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, तो मिनिमल वॉल्यूम लॉस हो पानी का, इसके लिए यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो ये रहा एनिमल के अंदर कुछ एडेप्टेशन जो कि
इन्वायरमेंट की वजह से इन एडेप्टेशन को उन्होंने अपनाया है। अब आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी को समझते हैं, क्या बोला गया यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मैंने पहले ही बात करा इसका कि पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है लिविंग इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ये लोग रहते हैं। पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स है दैट एन इंडिविजुअल डज नॉट पोजेसेस, और मगर ये एट्रीब्यूट्स इंडिविजुअल के नहीं होते, सिर्फ पॉपुलेशन में ही ये एट्रीब्यूट्स देखा जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशंस के, जिसमें से फर्स्ट कैरेक्टर्स है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है उन्हें समझते हैं हम लोग कि क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन स्पीसीज इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पर यूनिट एरिया। एक छोटे एरिया में कितना सारा स्पीसीज बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए ये ए है और ये इसको मैं बना रहा हूँ, ये मान लीजिए बी है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए किस वाले पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, ए या बी, तो आप कहेंगे बी वाले की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने सारे स्पीसीज रहते हैं उनको बुलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और बड़े आसानी से आप इसका फॉर्मूला भी बता पाओगे। फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन ए रीजन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय यूनिट एरिया। मतलब कितना इंडिविजुअल है, मान लीजिए 620 इंडिविजुअल है और एरिया है 2, तो डेंसिटी कितना हो गया 10। इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को बहुत ही आसानी से। अब होता है बर्थ रेट, और उसका एक और नाम है नेटेलिटी। बर्थ रेट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने बच्चों का जन्म हुआ एक साल में। मान लीजिए एक इलाका है जिसकी एरिया है मान लीजिए 100 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 10,000 बच्चे जन्म लिए एक साल में, तो इस तरह से आप लिखेंगे 10,000 इंडिविजुअल पर स्क्वायर पर 100 मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसे लिखना पड़ेगा। 10,000 इंडिविजुअल पर 100 मीटर स्क्वायर पर ईयर, इस तरह से आपको लिखना होगा बर्थ रेट को। सेम इसका ऑपोजिट है डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से कितने लोग मर चुके हैं या मर गए एक साल में, या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। आप जो टाइम यहाँ लिखोगे वो टाइम यहाँ लिखना होगा। अगर आप मंथ का डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ आपको मंथ लिखना होगा, अगर आप ईयर का डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ आपका ईयर लिखना होगा। ये सिंपल बातें हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सेक्स रेशियो क्या होता है, इट इज़ एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल ऑफ ए पॉपुलेशन। हर 1000 लोगों में से कितनी फीमेल्स है, मान लीजिए 980 फीमेल्स है, तो ये हो गया सेक्स रेशियो ऑफ दिस एरिया। ये आप लोगों को पता है। अब हम लोग यहाँ से कुछ एज पिरामिड्स को समझते हैं, और एज पिरामिड्स को देख करके ही किसी भी देश के कंडीशंस को समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है किसी भी इलाके के कंडीशन को, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब एक पॉपुलेशन में सिर्फ एक एज का तो इंसान नहीं होगा, कई अलग अलग एज के इंसान होंगे। जैसे कि अगर किसी पर्सन का एज 0 से लेकर 14 साल तक है तो इनको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। 14 से 44 ईयर वालों को रिप्रोडक्टिव बोला जाता है। 45 और उससे ज़्यादा वालों को पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नाम दिया गया है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। अगर इस एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग प्लॉट कर देंगे तो जो हमें मिलेगा उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे एज पिरामिड। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल एंड कंबाइंड डायग्राम। मेल का अलग दिखाया गया, फीमेल का अलग दिखाया गया, और कंबाइंड डायग्राम को भी दिखाया गया। द शेप ऑफ ए पिरामिड रेफर्स टू द ग्रोथ स्टेटस। शेप से हम क्या समझते हैं, ग्रोथ स्टेटस को समझते हैं। एक हो सकता है एक्सपेंडिंग, जिसमें पॉपुलेशन ग्रो कर रहा होता है। एक हो सकता है स्टेबल, मतलब पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रहा होता है। एक होता है डिक्लाइनिंग, जिसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे कम रहा होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ये दोनों प्री रिप्रोडक्टिव है, ये लोग रिप्रोडक्टिव है, ये लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव से कम है रिप्रोडक्टिव और उनसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब ये ग्रोइंग है, ये एक्सपेंडिंग है। यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है इस इलाके का। यहाँ देखिए, यहाँ पर है प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव लगभग एक ही है, कुछ डिफरेंस खास नहीं है। ये आपको इसको एक बनाना चाहिए था हमें। इसको हमने यहाँ से, आप इसको हटा दीजिए, इसको ओमिट कर दीजिए इसको, तो आपको क्या लगेगा, सेम है। तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉपुलेशन कैसा है, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है। यहाँ आप देखिए कि रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, प्री पोस्ट भी कम और प्री भी कम, मतलब ये पॉपुलेशन दिन ब दिन कमता जा रहा है। जो कि जापान का पॉपुलेशन इसी ग्राफ में उसको रखा जाता है, तो इसको कहेंगे डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एक इलाके का बढ़ता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के लिए उस इलाके में कितना ज़्यादा बर्थ रेट है, कितना ज़्यादा नेटिलिटी है और कितना ज़्यादा मोटिलिटी है, कितने लोग वहाँ बाहर से आ रहे हैं और कितने लोग उसको छोड़ कर चले जा रहे हैं, इमिग्रेशन और आई माइग्रेशन कितना है, उनको समझना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
मान लीजिए 100 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से 10 बूढ़े मर गए, 5 लोग बाहर चले गए काम करने और 3 लोग लौट के घर आए। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो जो चले गए, जो जो निकल गए उनको प्लस करना होगा। मतलब 5 और 10 मतलब कितना हो गया, 3 और 10, आपको इसको प्लस करना होगा 13, और 100 और 5 इसको आपको प्लस करना होगा। मतलब 105 पॉपुलेशन बढ़ा तो 13 कम गया, 105 पॉपुलेशन बढ़ा तो 13 क्या हुआ, 13 कम गया। तो कितना हो गया इसका जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या हो, तो ये कितना बचा 92। तो अभी इस साल इस इलाके का पॉपुलेशन कितना बढ़ा, तो 92 बढ़ गया। तो ये बहुत ही आसान बातें हैं जो आप भी आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। अब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है। देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक स्पीसीज ए बोला गया है, एक स्पीसीज बी बोला गया है, और किस तरह से एक स्पीसीज को फ़ायदा हो सकता है और एक को नुकसान हो सकता है, उन बातों को हम समझेंगे। देखिए प्रीडेशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर टाइगर है, टाइगर ने क्या किया, गोट को खा लिया, बकरी को खा लिया, तो टाइगर कहलाया प्रीडेटर। टाइगर क्या कहलाया, प्रीडेटर, और ये क्या कहलाया, ये कहलाया प्रे। तो इससे क्या हुआ, टाइगर को फ़ायदा मिला और प्रे को नुकसान मिला, बकरी को नुकसान मिला। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को, बकरी और बाघ के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर 2 स्पीसीज है, मान लीजिए टाइगर और लायन में लड़ाई हो रही है, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन। ऐसे पैरासिटिज्म क्या होता है कि मान लीजिए आपको बॉडी के अंदर आके कोई लीच बैठा हुआ है, तो वो आपके बॉडी से ब्लड को खाएगा, तो उसको फ़ायदा हुआ और आपके बॉडी को नुकसान हुआ। ऐसी तरह से कॉमेंसलिज्म, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। एमेंसलिज्म, एक को नुकसान, दूसरे को, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, नो चेंज, इसका है 0 मतलब नो चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और एमेंसलिज्म में एक को नुकसान, दूसरे को नो चेंज। और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा, मतलब म्यूचुअल उन्होंने बातें कर लिया कि चलो दोनों खुद को फ़ायदा पहुंचाते हैं, लड़ाई करके फ़ायदा नहीं है। देखिए मैंने ये इंटरेक्शन वाले टॉपिक को एक और टॉपिक में, चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सभी लेक्चर्स को, प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए देखा है, तो आपको ये चीज़ें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने इसको डिटेल में एक और लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इकोसिस्टम वाले लेक्चर को जाकर के एक बार जरूर देखिए। मैंने इकोसिस्टम वाले लेक्चर में इसे डिटेल में पढ़ा रखा है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कोई 1-2 चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड किया जा चुका है, और आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.